नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। मैं निट्स आप सभी का क्राइम अब तक फैमिली में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। आज की कहानी जो है वह सभी न्यूज चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई है। आते हैं कहानी पर। कहानी है देश की राजधानी दिल्ली की, जहां श्रद्धा के कत्ल की कहानी आप सभी को झकझोर कर रख देगी। यह श्रद्धा का प्यार था या उसकी मौत का बुलावा? जब वो अपना सब कुछ छोड़कर मुंबई से हजारों किलोमीटर दूर अपने प्रेमी के साथ दिल्ली आ गई, जिस प्यार का भरोसा करके श्रद्धा ने घर छोड़ने का फैसला लिया था, उस प्यार ने ही उसे हमेशा के लिए खामोश करके रख दिया। हालांकि श्रद्धा के परिवार वालों ने भी उस रिश्ते को लेकर पहले ही इनकार किया था, मगर शायद उसको अंदाजा नहीं था कि माता पिता से दूर होकर वह जिसके साथ जा रही है वही एक दिन उसकी निर्मम तरीके से जान ले लेगा। मुंबई से शुरू हुए इस प्यार की अनोखी कहानी ने आखिर दिल्ली में आकर दम तोड़ दिया, जब दिल्ली पुलिस ने करीब 6 महीने पहले हुई श्रद्धा की हत्या के मामले को सुलझाने का दावा किया। मगर इस हत्याकांड में जो खुलासे हुए हैं वो दिल को दहला देने वाले हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पालघर से, जहां एक परिवार रहा करता था जिसके मुखिया विकास वालकर थे, जो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाते थे, जहां पर वह इलेक्ट्रॉनिक चीजों की मरम्मत भी किया करते थे। इस परिवार में इनके अलावा इनकी पत्नी और इनकी एक बेटी श्रद्धा 27 साल उम्र और एक बेटा जिसकी उम्र 23 साल थी। 2018 में श्रद्धा नौकरी की तलाश में पहुंचती है मुंबई। आखिरकार मुंबई के मलाड में अपने दोस्तों की जान पहचान से उसे मुंबई के एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाती है और मुंबई के मलाड में ही वह रहने लगती है और काम करने लगती है। जहां श्रद्धा काम करती थी, वहीं काम काज के बीच श्रद्धा की मुलाकात आफताब नाम के एक युवक से होती है। इस आफताब का पूरा नाम था आफताब आमीन पूनेवाला, उम्र 30 साल। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। प्यार की बातें आगे बढ़ने लगी और दोनों के बीच रिलेशन मजबूत होने लगे। मगर जब दोनों के परिवार को इस प्यार का पता चला तो दोनों के परिवार वाले ही सहमत नहीं थे। हालांकि जब ये बात इनके परिवार वालों को पता चलती है तो वो लोग इन्हें समझाने की भी बखूबी कोशिश करते हैं, क्योंकि इन दोनों का धर्म और जाति भी अलग अलग थे। आफताब मुस्लिम था और श्रद्धा हिंदू। पुलिस ने अपने खुलासे में इसका दावा भी किया है। दोनों के परिवार इस रिश्ते से खफा थे, मगर ये जोड़ी साथ साथ चलना चाहती थी, नई दुनिया बसाना चाहती थी। जब इनके रिश्ते को परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया, इस दौरान श्रद्धा की मां की 30 जनवरी को मौत हो जाती है। जब श्रद्धा को पता चलता है तो वह अपने घर वापस जाती है उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, और जो भी रीति रिवाज रस्में थी उन्हें पूरा करती है। और जैसे ही ये सब खत्म होता है, फिर से वह वापस मुंबई आ जाती है। मां की मौत के बाद श्रद्धा की अपने पिता से मात्र 2 बार बात होती है। बातचीत में उसके पिता ने जब उससे पूछा कि अब क्या इरादा कुछ बदला है, तो वह बताती है कि अब वह मुझे मारता पीटता है और शादी के लिए मना करता है। तो फिर उसके पिता कहते हैं कि घर वापस लौट आओ, अभी भी मौका है। लेकिन वह अपने पिता से माफी मांग लेती है और मना कर देती है कि अब मैं घर वापस लौटने वाली नहीं। और फिर उसके बाद से श्रद्धा की अपने परिवार वालों से बातचीत बंद हो जाती है। श्रद्धा के पिता अपनी बेटी से बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन उसकी खैर खबर उसके दोस्तों से ले लिया करते थे या फिर उसके सोशल मीडिया अकाउंट से उसका हाल चाल पता करते रहते थे, क्योंकि श्रद्धा अपने घर परिवार से दूर मुंबई में रहती थी। इधर आफताब के परिवार वाले और रिश्तेदारों को जब पता चला कि लड़का हिंदू लड़की के साथ रिलेशनशिप में रह रहा है, तो उन्होंने भी तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया। तो आखिरकार दोनों ने 8 मई 2022 को एक बड़ा कदम उठाया और मुंबई छोड़कर दिल्ली की तरफ रुख कर लिया। 9 मई को ये दिल्ली पहुंच जाते हैं और पहाड़गंज के एक होटल में रूम लेते हैं और वहीं रुकते हैं। फिर दोनों का एक कॉमन फ्रेंड था जो कि छतरपुर में रहता था।
फिर दोनों कुछ दिन वहीं रुकते हैं। फिर उसके बाद श्रद्धा और आफताब दिल्ली में छतरपुर इलाके में किराए के एक अपार्टमेंट ढूंढते हैं, जिसका हाउस नंबर D93/1 था। दिल्ली में दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं, मगर दिल्ली आए हुए अभी उन्हें 10 दिन भी ना हुए थे कि दोनों के बीच झगड़े होने लगे। फिर 18 मई को कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना कभी श्रद्धा ने न की होगी। खैर, 18 मई को जो हुआ उसे बताने से पहले 18 मई और 9 नवंबर के बीच की कहानी बताना बहुत ही जरूरी है। 6 महीनों में आखिर क्या हुआ, इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मई के बाद सितंबर तक इन 4 महीनों में श्रद्धा से उसके पिता और उसके भाई का कोई कांटेक्ट तक नहीं होता है, क्योंकि अभी तक वह सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए या फिर श्रद्धा के दोस्तों के जरिए उसका हाल चाल ले लिया करते थे। लेकिन इन 4 महीनों में वह सारी चीजें एक्टिव नहीं थी। हालांकि जून महीने में श्रद्धा के एक दोस्त से उन्होंने पता करने का प्रयास किया, तो उसने सब बताया था कि वह दिल्ली में जाकर शिफ्ट हो गई है और वही जॉब करने लगी है। उनको लगा शायद श्रद्धा वहां जाकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना बंद कर दी होगी और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई है। श्रद्धा को आफताब के साथ जिंदगी जो बसाना था। श्रद्धा दिल्ली आने के बाद आफताब से शादी करना चाहती थी, मगर उन्हें न मालूम था कि आफताब शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन सितंबर के महीने में श्रद्धा का एक दोस्त श्रद्धा के भाई को फोन करता है और उससे बताता है कि मैं पिछले 4 महीनों से लगातार श्रद्धा से फोन पर बात करने की कोशिश कर रहा हूं और सोशल मीडिया पर भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसका नंबर भी बंद जाता है और सोशल मीडिया अकाउंट भी एक्टिव नहीं है। क्या तुम्हें पता है इस बारे में? तो उसका भाई कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। फिर वह अपने पिता को इस बारे में बताता है। तो श्रद्धा के पिता श्रद्धा के कुछ और दोस्तों से संपर्क करते हैं और उनसे पूछते हैं, लेकिन वह सब भी बताते हैं कि मई के बाद से हमारा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। लेकिन हमें यह जरूर पता चला था कि वह दिल्ली के छतरपुर में शिफ्ट हो गई है और वहीं पर रह रही है। इसके अलावा उससे मेरी कोई बात नहीं हुई है। श्रद्धा के पिता को थोड़ा अजीब लगता है और वह काफी घबरा भी जाते हैं और फिर सितंबर में ही वह पालघर के लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और फिर पुलिस अपनी प्रक्रिया शुरू करती है। पुलिस थोड़ा जांच पड़ताल करती है, लेकिन फिर जब पुलिस को यह पता चलता है कि श्रद्धा दिल्ली में रह रही है, तो वह श्रद्धा को पिता को बताते हैं कि छतरपुर महरौली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, इसलिए मैं इस केस को दिल्ली ट्रांसफर करता हूं। और फिर श्रद्धा के पिता विकास 9 नवंबर को महरौली पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां जाकर बताते हैं कि मैं पालघर से आया हूं और मेरी बेटी श्रद्धा है, जो कि छतरपुर में कहीं रहती है। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मैंने पालघर में लिखवाई थी और वहां से मेरा केस ट्रांसफर होकर आपके पास आया है। फिर महरौली पुलिस इस केस में उनसे थोड़ी पूछताछ करती है, कुछ डिटेल्स लेती है, क्योंकि उन्हें उस घर का एड्रेस भी नहीं पता था। लेकिन उसका फोन नंबर किसी तरह से मिल जाता है। फिर दिल्ली पुलिस आफताब के फोन नंबर को ट्रेस कर उसके घर का एड्रेस निकालती है और आफताब के दिल्ली के छतरपुर के हाउस नंबर D93/1 पर पहुंचती है और वहां जाकर उससे पूछताछ शुरू करती है। तो वह बताता है कि 18 मई को श्रद्धा और उसके बीच कुछ आपसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। फिर अचानक से वह घर छोड़कर चली जाती है और तब से वापस नहीं लौटी और तभी से उसका नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा है। मुझे मालूम नहीं कि वह कहां है, लेकिन पुलिस जब उससे बार बार पूछने की कोशिश करती है और फिर पुलिस आफताब और श्रद्धा के मोबाइल की डिटेल्स खंगालती है, तो उन्हें पता चलता है कि आफताब ने 18 मई के बाद से ही श्रद्धा के मोबाइल नंबर पर एक बार भी कॉल नहीं करने की कोशिश की है और फिर वह अपने बयान भी बदल रहा था। और जब अपने बयान आफताब बार बार बदलने लगा तो पुलिस को शक होता है और उसे वह गिरफ्तार कर लेती है
और थाने में ले जाकर उससे सख्ती के साथ पूछताछ करती है और फिर वह कहानी सुनाता है। यह कहानी वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। आप सोच भी नहीं सकते कितनी दर्दनाक कहानी थी। उसने बताया कि 18 मई 2022 को श्रद्धा ने एक बार फिर से शादी का दबाव बनाना शुरू किया, तो हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ और मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं प्यार और रिश्ते को भूल गया था जिसके भरोसे श्रद्धा मेरे साथ आई थी। मैं हैवान बन बैठा। मैंने उसका गला पकड़कर इतनी जोर से दबाया और तब तक दबाता रहा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। वह मर गई। मैंने उसका कत्ल कर दिया। फिर मैं सो गया। उसकी रात भर उसी कमरे में पड़ी रही। फिर मैं सुबह उठा। फिर मैंने वहीं की लोकल मार्केट से, जो जिसे तिलक मार्केट कहते हैं, वहां से एक रेफ्रिजरेटर लाता हूं और एक बड़ी सी आरी लाता हूं। फिर कुछ पॉलिथीन्स भी लाता हूं और एक पिट्ठू बैग भी खरीदता हूं। उसके बाद मैं घर वापस आता हूं। फिर दोपहर में बाथरूम में उसकी लाश को ले जाता हूं और वहीं पर बड़ी बेरहमी के साथ उसकी लाश को 35 टुकड़ों में तब्दील कर देता हूं और फिर उनको पॉलिथीन में भरकर उसी के रेफ्रिजरेटर में भरकर रख देता हूं। बाथरूम को धोकर पूरे घर में परफ्यूम छिड़कता है। उसके बाद उसने जोमैटो से कुछ खाने का ऑर्डर किया और फिर खाना खाकर इत्मीनान से सो जाता है। फिर रात में 2 बजे उठता है और उनमें से कुछ टुकड़ों को अपने पिट्ठू बैग में भरता है और घर से निकल जाता है। फिर वहां से कुछ दूरी पर महरौली का जंगल शुरू होता है, वहां जाता है और फिर बैग से पॉलिथीन निकालता है जिसमें लाश के टुकड़े भरे हुए थे। उनको उन्हीं जंगलों के बीच कहीं फेंक देता है और फिर वापस आ जाता है और फिर कमरे में आकर सो जाता है। अगले दिन सुबह वह रेफ्रिजरेटर से लाश के कुछ टुकड़ों को फिर से निकालता है और उन्हें फिर से बाथरूम में ले जाकर उनके छोटे छोटे पीसेस में बदलता है। फिर उन्हें पॉलिथीन में भरता है। फिर खाना मंगाता है, खाना खाकर फिर सो जाता है और रात 2 बजे फिर से उठता है और वही सिलसिला उसका फिर से शुरू हो जाता है। वह घर से निकलता है और एक सुनसान जगह पर जाकर उन तक टुकड़ों को फेंक देता है। ये सिलसिला लगातार 18 मई से लेकर 5 जून तक चलता रहता है और सबसे बड़ी बात तो आराम से सोता है और रात 2 बजे ही रोज निकलता था और अलग अलग जगहों पर जाकर उन टुकड़ों को फेंकता था और किसी को उस पर शक तक नहीं होता है। और वह इन 18 दिनों तक उसी लाश के साथ रहता है, खाता पीता है और आराम से सोता है। उसी रेफ्रिजरेटर में उसके खाने की चीजें भी रखी हुई थी। वह उन्हीं को खा भी रहा था और बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। और फिर 5 जून के बाद सभी लाश के टुकड़े जब खत्म हो गए तो उसने फ्रिज को साफ किया और फिर उसी घर में रहता रहा। आखिरकार नवंबर 2022 में पकड़ा गया। तब तक वह जिंदगी बहुत ही इत्मीनान के साथ जी रहा था। उसने वह फ्रिज तक को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। शायद यह उसका ओवर कॉन्फिडेंस था। और जब पुलिस उसे हिरासत में लेती है और उसकी बताई हुई जगहों पर जाती है तो पुलिस को वहां से लाश के टुकड़ों, जहां उसने लाश के टुकड़ों को फेंका था, हालांकि वहां से पुलिस को कुछ हड्डियां और कुछ सबूत मिलते हैं जिनके बिना पर उसके खिलाफ पुलिस सबूत इकट्ठे करती है। अभी तक आफताब दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। खैर, मुझे इस केस के बारे में जितनी जानकारी मिली मैंने आप लोगों के साथ साझा की और शायद आप भी सुनकर कुछ दिन के बाद भूल ही जाएंगे और पुलिस भी अपना काम बखूबी करती रहेगी और ये मामला कोर्ट में रहेगा। वहां पर सबूत, गवाह इकट्ठे किए जाएंगे। ये सब तो होगा ही, लेकिन क्या गुजरेगी श्रद्धा के माता पिता पर और उसके परिवार वालों के ऊपर, सोचकर भी डर लगता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने परिवार वालों की बातों को मानना चाहिए और वह जो कहते हैं वह हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन
बिल्कुल भी दबाना न भूलें ताकि हमारी कहानी का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।